आखिरकार जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो मजदूर अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं, बहुत सब पहुंच भी गए हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। इन मजदूरों के रिवर्स माइग्रेशन यानी अपने अपने राज्य या गांव लौटने की शुरुआत 25 मार्च को लॉकडाउन होने के साथ ही हो गई थी। अब 76 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में फंसे मजदूरों की पहचान करने और जो जाना चाहें उन्हें गांव तक पहुंचाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन मजदूरों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लॉकडाउन उल्लंघन के जो केस दर्ज हुए हैं, राज्यों को उन्हें वापस लेने पर विचार करना चाहिए। अगर उन्हें ले जाने के लिए राज्य सरकारें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग करें तो रेलवे को 24 घंटे के अंदर अंदर ऐसी ट्रेन देनी होंगी। इसके अलावा माइग्रेंट लेबर से जुड़ी योजनाओं को प्रचारित करने, उनकी लिस्ट बनाने, उन्हें रोजगार मुहैया कराने के तरीके जैसे कई दूसरे आदेश भी सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं। अब कोर्ट 8 जुलाई को देखेगा कि उसके जो आदेश है उनका कितना पालन हुआ। मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल ये है, आज का जो हुक्म आया है, आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आपको इनमें से कोई सी लाइन याद आती है कि देर आए दुरुस्त आए या फिर बहुत देर की मेहरबान आते आते? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले भी तो आ सकता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आमतौर पर जब न्याय होता है तो लोग राहत की सांस लेते हैं। आज जब ये फैसला आया तो लोगों ने आह भरी कि चलिए कहीं कुछ तो हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि लगातार देश देख रहा था, लगातार मीडिया की मार्फत से, एक्टिविस्टों की मार्फत से ये बातें सामने आ रही थी कि हालात बुरे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। और आज इस फैसले के साथ कम से कम इस देश की सरकार और उसके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ये मानेंगे कि जिन्होंने ये त्रासदी दिखाई, जिस त्रासदी को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ब खुद सू मोटो इस केस को लिया, वो गिद्ध नहीं है, वो जर्नलिस्ट, वो एक्टिविस्ट गिद्ध नहीं है। और ये भी कि जो हाई कोर्ट, जो बहुत सारे हाई कोर्ट थे जिन्होंने इसके पहले अच्छे फैसले सुनाए थे, सुप्रीम कोर्ट में तो केस नहीं आया था, हाई कोर्टों ने सुनाए थे अच्छे फैसले, वो हाई कोर्ट पैरेलल गवर्नमेंट नहीं चला रहे थे, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कई निर्देश दिए हैं। और जब न्यायपालिका निर्देश देती है तो वो पैरेलल सरकार चलाने जैसा नहीं होता है। बहरहाल जो आज फैसला आया है वो फैसला देर से जरूर आया है, पर कुछ राहत जरूर पहुंचाएगा लोगों को। कुछ राहत पहुंचाएगा लोगों को। देर आए दुरुस्त आए। ठीक है जी। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि लॉकडाउन के बाद माइग्रेंट लेबर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर शुरुआत से ही कई सवाल उठते रहे हैं। जब इस मामले में पहली बार रिट पिटीशन डाली गई तो कोर्ट ने यह कहकर उसे खारिज कर दिया कि सरकार मजदूरों का ख्याल रख रही है। उसके बाद देश के कई मशहूर वकीलों ने कोर्ट को चिट्ठी लिखी जिसमें उसके नजरिए पर सवाल उठाए गए। उसके बाद 26 मई पर कोर्ट ने अपनी पहल पर यानी सुओ मोटो इस मामले का नोटिस लिया और फिर सुनवाई शुरू की। उसके पहले कई हाईकोर्ट इस मामले में दखल दे चुके थे। उन्होंने मजदूरों के हक में बहुत महत्वपूर्ण आदेश भी दिए, जैसे गुरदीप बता रहे थे। इनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मद्रास, तेलंगाना, केरल हाई कोर्ट के रुख की काफी तारीफ हुई। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट ने अगर माइग्रेंट्स की समस्या पर ध्यान नहीं दिया तो वो अपना कर्तव्य निभाने से चूक जाएगा। गुरदीप, मेरा अगला सवाल ये है कि जिन हाई कोर्ट्स ने इस मामले में ज्यादा संवेदनशीलता दिखाई, जिस एक्टिव मोड में वो नजर आए, क्या उसकी ही उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से नहीं थी? यानी प्रवासी मजदूर जिस हालत में हैं आज के दिन, इस ऑर्डर से कितना उनको फर्क पड़ेगा? आप कह रहे थे कि कुछ तो मिला, मतलब ये एक्टिव मोड जो है ये पहले क्यों नहीं हो सकता था सुप्रीम कोर्ट द्वारा? विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई की तो लगातार जो लीगल कमेंटेटर्स हैं, टॉप लॉयर्स हैं, पुराने जजेस हैं, वो इस बात से विचलित थे कि अब तक सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो उनकी कमेंट्री अपने आप में एक वक्तव्य है कि इसमें देर हुई कि नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पे क्या कहा? 3 चीजें कही कि जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए आप ट्रेनें मुहैया कराइए। दूसरा कि जिनपे केस हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के दौरान पुलिस का लॉकडाउन का विरोध करने पर, वो सारे केस वापस लीजिए। और तीसरा, इनको रोजगार दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ज्यादातर लोग वापस आ चुके हैं, जो बचे हैं अब लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, ट्रेनें चल रही हैं तो वो वैसे भी आ जाएंगे,
जो सबसे महत्वपूर्ण आदेश है वो ये है कि जो वापस गए हैं उनको रोजगार दीजिए। लगातार कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इस बात को कहने लगी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा, आयोग बनाया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सरकारों ने पहल की है कि इनका डेटाबेस बनाया जाए, इनका जो लोग वापस आए हैं वो क्या क्या काम करते हैं इसकी एक जानकारी ली जाए और इनको रोजगार दिया जाए। लेकिन रोजगार जैसी चीज कोई न्यायिक आदेश या सरकारी आदेश के तहत नहीं हो सकती है, क्योंकि रोजगार देने का मतलब है कि रोजगार की कैपेसिटी बढ़े। अगर ये कहा जा रहा है कि हम इन लोगों को लोकल रोजगार देंगे तो इसके लिए रोजगार लोकल होना भी चाहिए। और अगर आप लोकल रोजगार इनको दे रहे हैं और रोजगार कुल नहीं बढ़ रहे हैं तो आप अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे लेकर इनको दे रहे हैं, क्योंकि रोजगार तो तभी दिया जाएगा। रोजगार एक दिन का मामला नहीं है ना, रोजगार तो लगातार कैपेसिटी बढ़ाने की बात है। तो जितने मर्जी इसमें निर्देश आए, रोजगार का इशू बहुत बड़ा इशू रहेगा। और जो दूसरा सवाल है, जो ज्यादा बड़ा सवाल है देश के लिए, कि पहली बार लेबर को और देश के नागरिकों को फुटबॉल माना गया। एक राज्य कहता था मैं नहीं रखूंगा, बिना परमिशन के मैं नहीं आने दूंगा, दूसरा राज्य कहता था कि भाई हम इसको भेजेंगे, और केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं था। जो वन नेशन की हम बात करते हैं, भारत एक राष्ट्र है, ये संविधान लागू होने के बाद से एक राष्ट्र है, और वो इसलिए है कि भारत का नागरिक, उसको मूल अधिकार है वो देश में कहीं भी जाके रहे, उसका जन्म स्थान कहीं का भी हो। अगर कोई यूपी में रहने वाला महाराष्ट्र चला जाता है तो वहीं का निवासी है संविधान के अनुसार। अगर कोई उत्तराखंड से जैसे हम आए और दिल्ली में रहते हैं तो हम भारत के नागरिक हैं और कहीं पे भी रह सकते हैं। पहली बार ये हुआ कि राज्य सरकारों ने कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं। इसके पहले ये ठीक है कि डोमिसाइल को लेके कुछ राज्यों में कानून बनते थे कि जो मूल निवासी है उन्हीं को हम रोजगार देंगे, लेकिन वो कानून कमजोर राज्य के कमजोर लोगों के लिए बनते थे। ये पहली बार हुआ है कि कमजोरों के खिलाफ इस प्रावधान का इस्तेमाल हुआ है। और जो वन नेशन की जो हमारी भावना है वो इस पूरे में इसके ऊपर सवाल उठे हैं। ये ज्यादा बड़ा सवाल है। और साथ में दूसरा सवाल जो हमने कहा कि मजदूरों को रोजगार मिलेगा कैसे अगर अर्थव्यवस्था गिर रही है, अगर लगातार फैक्ट्रियां अभी नहीं खुल पा रही हैं तो वो आ भी जाएंगे। सरकार की नीयत भी होगी। अगर कुल पाई नहीं बढ़ रहा है, कुल रोजगार की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो इन लोगों को अगर आप दे भी पाएंगे तो कुछ लोग बाकी छूटेंगे और फिर वो लोग भी इन्हीं मजदूरों के परिवारों का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर स्थिति एक आदेश से सुलझने वाली नहीं है। जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूं संक्षेप में। ये जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एक भी मजदूर सड़कों पर नहीं है, एक बयान दिया गया था, आपको याद होगा, तो जिसने ये बयान दिया था क्या ये जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? नहीं, ये बयान जब दिया गया था, ये 26 और 27 मार्च को जब पूरे देश में सड़कों पर मजदूर उतरे थे, उसके बाद बहुत कड़ाई के साथ लॉकडाउन को लागू किया गया था। और उसके बाद पूरे देश में डंडे मार मारकर पुलिस ने किसी भी तरह से लोगों को वापस कैंपों में या घरों में भेज दिया था। और उस वक्त ये बयान कोर्ट में दिया गया था कि सड़कों पर एक भी नहीं है। लेकिन ये स्थिति 4-5 दिन रही। जिस दिन ये बयान दिया गया था विनोद जी, उस दिन वाकई ही सड़कों पे लोग नहीं थे, क्योंकि बहुत ज्यादा उस वक्त कढ़ाई की गई थी। और आज कोर्ट ने उसी को संज्ञान लेते हुए बोला है कि उस पीरियड में जिन लोगों पे केस दर्ज हुए, FIR दर्ज हुई, वो सारी माफ की जाए। तो उसके बाद लॉकडाउन का पीरियड अब 2.5 महीना हो गया है। 3-4 दिन 5 दिन लोग घरों में रहे थे, उसके बाद फिर सड़कों पे आ गए थे, क्योंकि लगातार एक तय रोड मैप किसी के पास नहीं था, सरकार के पास, और लोगों के पास जवाब नहीं था कि वो कब तक घर बैठे। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। प्रवासी मजदूर किस बुरे हाल में हैं, पिछले दिनों इसका अंदाजा कई NGOs के जो स्टडीज हैं और रिपोर्ट्स हैं उससे लगता रहा है। सबसे ताजा रिपोर्ट स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क की आई है। 5 जून को जारी हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक 67% प्रवासी मजदूर अभी भी उसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां वे लॉकडाउन लागू होने के दिन थे। ये एक नई बात सामने आई कि 67% जो मजदूर हैं अभी भी वहीं उसी जगह पर फंसे हुए हैं जहां वो लॉकडाउन लागू होने के दिन थे। जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से 55% अपने घर लौटना चाहते हैं। 55% अपने घर लौटना चाहते हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनमें से 75% के पास फिलहाल कोई काम नहीं है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे उनमें से 85% को किराया अपनी जेब से चुकाना पड़ा। जितने मजदूर लौटे हैं उनमें सिर्फ 39% ने ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन की सेवाएं ली, 44% बसों से वापस गए।
इसी बीच केंद्र सरकार जो गाइडलाइन आदेश जारी करती रही, उससे असल में प्रवासी मजदूरों में और भ्रम फैलता रहा। हम प्रवासी इसलिए बार बार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोगों को इससे एतराज है क्योंकि ये लोग वहां रहने नहीं आए थे, सेटल होने नहीं गए थे, किसी भी और राज्य में कमाकर फिर वापस घर जाते थे, गांव जाते थे, फिर काम के दिनों में वापस आ जाते थे, तो सेटल होने नहीं आए थे। ये माइग्रेंट इसलिए रिवर्स माइग्रेशन। खैर, गांव लौटे मजदूरों की जांच या उन्हें क्वारंटीन में रखने के बेहतर उपाय काफी नाकाफी रहे हैं और सेटिस्फैक्टरी नहीं है। कुछ और रिपोर्ट्स में बताया कि गांव लौटे मजदूरों में से ज्यादातर के पास काम नहीं है। उनकी वापसी की वजह से गांव में प्रॉपर्टी के झगड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि अब उनका सहारा सिर्फ जो पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी जायदाद है, जो पहले से ही दूसरे रिश्तेदारों के कब्जे में है। तो गुरदीप, में आखिरी सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि पिछले 2.5 महीनों के अनुभव से सबक लेकर अब सरकारें ऐसी नीति और कार्यक्रम बनाएंगी जिसमें भविष्य में प्रवासी या दूसरे मजदूरों को वैसी मुसीबत न झेलनी पड़े जिसका सामना वो अभी कर रहे हैं? सरकारों की ओर से नियत तो दिखाई जा रही है कि लगातार अलग अलग स्कीमें बनाएं। अभी केंद्र सरकार ने 116 जिलों को चिन्हित किया है जहां पे माइग्रेंट लेबर आ रहे हैं। अभी उन्होंने ये भी कहा है कि ईएसआई के तौर पे, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम है, उस तौर पे माइग्रेंट लेबर के लिए भी इंश्योरेंस किया जाए। लेकिन हम लगातार देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी बातें वो उस वक्त डिक्लेरेशन होता है, उस वक्त उसकी घोषणा होती है, बाद में उस पर बहुत कार्रवाई कम दिख रही है। अभी जो सरकारों को करना है वो फौरी राहत देनी है। अभी आप रातों रात रोजगार नहीं बना सकते, रातों रात औद्योगिक क्रांतियां इन पिछड़े हुए राज्यों में नहीं कर सकते हैं। अभी आप रातों रात लोगों को काम नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे लोग, 50% लोग वो हैं जो अनस्किल्ड लेबर थे, 30% लोग वो हैं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में शामिल थे, 20% लोग वो हैं जो फैक्ट्री में काम करते थे। इन सारे लोगों को सरकार कोई भी स्कीम बनाए, उसको अभी एकदम से पूर्ण रोजगार नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने अभी 4-5 स्कीमों में इन लोगों को लगाने की बात की है, जिसमें मनरेगा एक है, जिसमें स्किल इंडिया की बात वो कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसान योजना में लगाने की बात कर रहे हैं, जन धन योजना में लगाने की बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि कुल जमा 4 जगह आप अभी इनको खपा सकते हैं। एक कि आप सबको अनाज दीजिए, पहले ही बात, देश में अनाज के भंडार भरे पड़े हैं, उनको खोलिए, लोगों को अनाज दीजिए, फूड सिक्योरिटी के अंदर लोगों को अनाज दीजिए। दूसरी बात, मनरेगा में काम दीजिए। अधिकांश लोग अनस्किल्ड लेबर हैं, उनको ये काम, फिजिकल काम दिया जा सकता है। तीसरी बात, आप प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर एलोकेशन कीजिए, गांवों में घर बनाने शुरू कीजिए, अर्बन मोहल्लों में घर बनाने शुरू कीजिए और वहां इन लोगों को लगाइए। और चौथा, सड़कें वगैरह का आप विस्तार कीजिए, क्योंकि मैनुअल लेबर को फौरी तौर पे देना ही एक उपाय है। अगर कोई भी सरकार ये सोचती है कि आने वाले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में वो औद्योगिक क्रांति करके लोगों को अपने यहाँ सेटल कर देंगे और लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। विनोद जी, ये ऐसी आपदा आई है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी क्राइसिस आता है तो एक शोषक वर्ग हो जाता है, एक शोषित वर्ग हो जाता है, एक फायदा उठाने वाला होता है और एक पीड़ित होता है। ये ऐसी त्रासदी है कि इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी पीड़ित है, इसमें लेबर भी पीड़ित है, इसमें जो कर्मचारी वर्ग है वो भी पीड़ित है, इसमें आम जनता का हर वर्ग पीड़ित है। और ऐसे में ये सॉल्यूशन, ये कोई भी जो सॉल्यूशन है वो आम आदमी नहीं निकाल सकता, वो सरकारों को ही निकालना है। इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। सरकारें राज करने के लिए और राज की सुविधाएं लेने के लिए नहीं चुनी जाती हैं। सरकारें चुनी जाती हैं कि जो काम आम आदमी के बस का ना हो, जो प्लानिंग ना हो, उस प्लानिंग को सरकार करे। और अभी जरूरत है खाना दे, हाथों में थोड़ा पैसा दे और फिर वक्त लेके लॉन्ग टर्म प्लानिंग सारे स्टेट और केंद्र मिलकर करें।